अस्सलाम वालेकुम। कुछ इंटरनेट का शायद प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन सब ग्रुप वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? और कैसे चल रहा है आपका सारा लॉकडाउन वाला पीरियड? घरों पे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कुक करके इंजॉय कर रहे हैं, अपनी चीज़ें लगा रहे हैं। कई लोग मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसको इंजॉय कर रहे हैं। और जो हम लोग बेतहाशा सोशली एक्टिव हुए थे और बहुत ज़्यादा अपने आप को हम लोगों ने कामों में बिज़ी किया हुआ था, तो इस पीरियड में हम सब लोग थोड़ा बैठे हैं। और जो बहुत ज़्यादा बिज़ी थे उनको थोड़ा आराम का टाइम भी मिला है। कुछ मेरे बच्चे जो हैं बेचारे मुश्किल में भी आ गए हैं कि उनकी अगर आ नहीं रही मासियाँ वगैरह, तो बेचारियाँ घर पे ख़ुद काम कर रही हैं सब की सब। ये भी काफ़ी जो है थकावट वाला काम हो गया है। तो मेरी तरफ़ से सब ग्रुप वालों को, अनम को, सबको अस्सलाम वालेकुम और होप फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह जल्दी हमारा ये लॉकडाउन वाला पीरियड ख़त्म होगा और हम सब लोग दोबारा अपनी एक्टिविटीज़ में उसी तरीके से जाएंगे और इंशाल्लाह फिर सब एक दूसरे से मिलेंगे। तो मेरे ख़्याल में काफ़ी सारे लोग जानते होंगे मुझे, जो नहीं जानते, मैं डॉक्टर उज़्मा दोस्त मोहम्मद राजड़ मेरा नाम है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर, चेयरपर्सन और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हूँ डर्मेटोलॉजी की, इसरा यूनिवर्सिटी की। अदरवाइज़ मैं प्रैक्टिस करती हूँ एज अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फ़िज़िशियन हैदराबाद में। मैं ख़ुद का ओन करती हूँ लेज़र क्लिनिक, जिसका नाम है बेनज़ीर स्किन एंड लेज़र क्लिनिक बाय डॉक्टर उज़्मा राजड़। तो मेरा फ़ेसबुक पे भी पेज है बेनज़ीर स्किन एंड लेज़र क्लिनिक बाय डॉक्टर उज़्मा राजड़ के नाम से। मैं ख़ुद भी फ़ेसबुक पे हूँ उज़्मा राजड़ के नाम से। तो अगर किसी को भी कोई परेशानी हो, कोई सवाल जवाब करने हो, कोई मेडिसिन के बारे में पूछना हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप मुझे मैसेंजर पे सवाल कर सकते हैं बाद में भी। और इसके अलावा अगर आप जो है कांटेक्ट मुझे करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है 030083741117, जिस पे आजकल मैं फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन करती हूँ शाम 4 से 7 बजे तक, क्योंकि क्लिनिक्स वगैरह का पीरियड ऑफ है लॉकडाउन की वजह से। तो इस वजह से 4 से 7 मेरी फ्री कंसल्टेशन होती है। तो मैं और अनम ऐसे ही बैठे थे, तो हमने सोचा कि भाई हम कुछ लाइव सेशन करें कि जिसमें लाइव जाया जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे बच्चों को नहीं पता हैं, उनके साथ शेयर की जाएं, कोरोना वायरस से रिलेटेड, स्किन के प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी इस बीच में पूछना चाहे, कोई भी सवालात स्किन के प्रॉब्लम से रिलेटेड, स्किन की ट्रीटमेंट से रिलेटेड जिनमें लेज़र्स हैं, कोई भी जो है आप स्किन के प्रॉब्लम के लिए जो भी लेज़र वगैरह का पूछना चाहते हैं वो भी आप इस पे पूछ सकते हैं। आप इस पे हाइड्रा के फेशियल के ट्रीटमेंट्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। आप दूसरे एस्थेटिक प्रोसीजर्स जो हैं, जैसे मीज़ोथेरेपी है, आपके बोटॉक्स हैं, पीआरपीज़ हैं, थ्रेड टेक्निक है, फिलर्स हैं, स्कारिंग के लिए मेडिसिन्स होते हैं, एक्नी के ट्रीटमेंट के लिए, एक्नी स्कार्स के लिए, प्रेगनेंसी स्कार्स के लिए, स्कैल्प के बालों की ग्रोथ के लिए जो जो ट्रीटमेंट्स हम कॉस्मेटिकली यूज़ करते हैं, उन सब के बारे में आप यहाँ पे सवालात कर सकते हैं। डिफरेंट पील्स हैं, वो सारी चीज़ें। अच्छा, जो चीज़ जो मैं आपसे पहले नंबर पे शेयर करूँगी, कोरोना का जो सीज़न चल रहा है और आपने देखा है कि हमारे पास भी काफ़ी सारे पेशेंट्स हैदराबाद में भी मौजूद हैं, कि जिनमें से 108 पेशेंट तकरीबन रिकवर हो गए और अभी भी जो है 85 के करीब हमारे पेशेंट्स मौजूद हैं हमारे पास। ठीक है। और जैसे आपने मीडिया पे देखते हैं कि हाथों को बार बार आपने वॉश करना है, छींकना है तो आपने हाथ मुंह पे नहीं रखना है। ठीक है जी। और जो है कांटेक्ट को अवॉइड करना है, 3 फुट के फासले पे बैठना है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रिसर्च में आई हैं कि जिनमें ये देखा गया है कि कोरोना के पेशेंट्स में स्किन के भी कुछ प्रॉब्लम्स देखे गए हैं। तो अगर कोई भी इंसान नोटिस करता है ये चीज़ें जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ अपने स्किन में, तो वो भी कोरोना के लिए थोड़ा सा सोचने की तरफ उसको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। दूसरा ये है कि ये स्किन के लीजन्स उन लोगों में भी आ सकते हैं जिनका कोरोना पॉजिटिव होता है। उन लोगों में भी आ सकता है कि जो कोरोना पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव की ट्रीटमेंट ले रहे हैं और 15 से 21 दिन उनको गुजर गए।
ठीक है। उसके बाद उनको ये लीजन्स डेवलप होना शुरू होती हैं, और कभी कभी ये स्किन के लीजन्स उन लोगों में आने शुरू हो जाते हैं जो कि कोरोना नेगेटिव होते हैं, लेकिन वो ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट में आते हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और एक है हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन, मैं आप सब उसमें शामिल हैं जो कि वैसे कोरोना नेगेटिव हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से इस वक्त उनमें कुछ स्किन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो जो चीज़ें इस वक्त कोरोना के साथ रिलेशन में, जो मैंने कहा कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उनमें जो रिसर्च ने बताया है कि इंटरनेशनली बहुत सारे लोगों को स्किन में ये चीज़ें आए हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं, और ये सिम्टम्स बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में कोरोना पॉजिटिव थे उनको भी आए। उसको भी उन्होंने आगे डिवाइड किया है क्लासिफिकेशन में, जिसमें टाइप 1 जो प्रॉब्लम आया है वो ये आया है कि उनको एक रैश डेवलप होता है, जैसे गर्मी के दाने निकलते हैं इस तरह का गर्मी के दाने पित्त की तरह पूरे जिस्म पर उनको रैश डेवलप हो जाता है। लाल रंग के छोटे छोटे से उन्हें दाने डेवलप हो जाते हैं, जिनमें पेन भी होता है और जिनमें इचिंग भी होती है, ठीक है। और उसके साथ साथ इन दानों के साथ उन्हें छोटे छोटे से पानी के भरे हुए क्लियर फ्लूइड कंटेनिंग लीजन्स होते हैं, छाले होते हैं छोटे छोटे, जिन्हें हम वेजिकल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे चिकन पॉक्स में लोगों को छाले बन जाते हैं छोटे छोटे, उस साइज़ के, चिकन पॉक्स के साइज़ के, या हो सकते हैं चिकन पॉक्स के उससे छोटे साइज़ के भी छाले बन जाएं, वेजिकल्स बन जाएं। तो नंबर 1 कि अगर किसी को भी बेजा गर्मी दाने हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, विद पेन, दर्द के साथ या ख़ारिश के साथ, औले वग़ैरह महसूस हो रहे हैं, तो उनको फ़ौरन के फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, अपना कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए, या अगर ये लोग कांटेक्ट में आए हैं कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के, तो भी इन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी ट्रीटमेंट के बारे में पूछना चाहिए। तो एक तो ये रैश डेवलप हो, मतलब आ गया हम सब के नॉलेज में कि दाने बनते हैं लाल रंग के छोटे छोटे पित्त की तरह, जिनमें पित्त में जैसे खाली ख़ारिश होती है लेकिन इनमें ख़ारिश भी होती है, दर्द भी होती है। दूसरी, वेजिकल बनते हैं, छाले बनते हैं, वो चिकन पॉक्स के छालों जैसे भी हो सकते हैं या उससे छोटे साइज़ के भी हो सकते हैं। दूसरा जो नंबर पे स्किन में प्रॉब्लम आता है वो है आता है साइनोसिस का, ठीक है जी। आपके लोकलाइज्ड पोर्शंस, उन पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचता प्रॉपर, तो वो नीले रंग के होने शुरू हो जाते हैं, ख़ास करके होंठ और ज़बान, ठीक है जी। होंठ जो हैं वो नीले रंग के होने शुरू हो जाएंगे, या ज़बान नीले रंग की होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। या जो है गालों के जो अपर पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, ये पोर्शन ब्लूइश महसूस होने लगेंगे, नाक की टिप ब्लूइश होनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि आपने महसूस किया होगा कि हम जब पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि ऑक्सीजन का प्रेशर थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से लोगों को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलती, ठीक है। तो अस्थमा के पेशेंट होते हैं या कोई और लंग की बीमारियों के पेशेंट होते हैं, तो उनको साइनोसिस डेवलप होना शुरू हो जाती है, ठीक है जी। उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, उनके जिस्म के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड हो रही होती है जमा, वो बाहर निकलती नहीं है प्रॉपर, तो उनको साइनोसिस होना शुरू हो जाती है। ब्लूइश रंग के उनके जिस्म के पोर्शन होने शुरू हो जाती हैं, जिसमें होंठ भी होते हैं, टिप होती है, नाक की चीक्स के अपर पोर्शन होते हैं। तो इसी तरह सेम स्टाइल में कोरोना वायरस जो है वो भी साइनोसिस कराता है पेशेंट्स में, होंठों पे, नाक पे, चीक्स पे। तो अगर किसी के ये पोर्शन ब्लू होने शुरू हो जाएं, ज़बान की टिप, होंठ, नाक की टिप और चीक्स के ये वाले पोर्शन, तो ये किसी के अगर ब्लू होने शुरू हो जाते हैं या कलर चेंज करना शुरू करता है, तो उस बच्चे बच्ची को, और आप माशाल्लाह आजकल की जनरेशन बड़ी इंटेलिजेंट है, बड़ी समझदार है। हम तो जब बच्चे होते थे तो थोड़े रिस्ट्रिक्टेड और दबाए हुए बच्चे होते थे, आजकल के बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ज़्यादा होशियार हैं। तो आप अपने पेरेंट्स पे, आपके घर में जो दादा दादी आपके हों, नाना नानी हों, खाला हों, मामू फूफियाँ चाचा जो भी हैं, या आपके पेरेंट्स हैं, अम्मी अबूए हैं, बड़े बहन भाई हैं, तो आपने ये चीज़ नोट रखनी है कि आपके घर में किसी को इस तरह के गर्मी दानों टाइप लीजन, या जिस्म पर छाले नुमा लीजन, या होंठ नीले होने, नाक की टिप नीली होनी, चीक के ऊपर के पोर्शन नीले होने, इस तरह का तो कोई कंप्लेन, या ज़बान की टिप नीली होनी, इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अगर इस तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं तो फिर आप इस चीज़ को नोट रखें और फ़ौरन के फ़ौरन आपके घर में जिसको भी इस तरह का लीजन डेवलप हो रहा है उसका कोरोना टेस्ट कराएं।
या जो है उनको डॉक्टर से कंसल्ट करें कि उनका फर्दर किस तरह से ट्रीटमेंट चलेगा। तीसरे नंबर पे जो प्रॉब्लम कोरोना वायरस के साथ आ रहा है पेशेंट्स में, वो आ रहा है ड्रग रिएक्शन। ठीक है जी। अब क्या है कि हमारे यहाँ जैसे कुछ दिन पहले एक आ गया था कि एंटी मलेरियल जो है उसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है, और लोगों ने जो है एंटी मलेरियल लेके अपने पास रखना शुरू कर ली थी। ठीक है जी। अच्छा, फिर एक नया आया कि एंटी मलेरियल अगर आप खा लेते हैं, ठीक है, तो भी आप कोरोना से बच सकते हैं। मिसकंसेप्शंस कई लोगों ने खा ली, उसकी वजह से भी जो रैश डेवलप होते हैं, क्योंकि एंटी मलेरियल बड़े बुरे चमड़ी पे असरात दिखाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो रैश आने शुरू हो जाते हैं लोगों को। इसके अलावा एंटी पैरासिटिक एक मेडिसिन है अवरमेक्टिन, जो कि हम ज़्यादातर स्केबीज़ के पेशेंट्स को या जिनके सरों में बहुत ज़्यादा जुएँ पड़ जाती हैं उन लोगों को इस्तेमाल कराते हैं। तो उसके लिए भी एक नई रिसर्च आई कि अवरमेक्टिन के भी बड़े अच्छे रिजल्ट हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स। तो वो भी बहुत सारे लोगों ने जो है लेके प्रोफिलैक्टिकली खानी शुरू कर दी कि हो सकता है इससे हम बच जाएं। ऐसा कुछ नहीं है। आप की जो जो चीज़ें बचा सकती हैं वो मैं आपको बताती हूँ आगे कि आपने क्या क्या करना है, लेकिन आप मेहरबानी करके नीम हकीम ख़तरा जान ना बने, कोई मेडिसिन नहीं खानी है। ठीक है जी। बार बार आपके डॉक्टर्स कहते हैं इम्यूनिटी बूस्टर्स लेने, आपने इम्यूनिटी लो नहीं करनी। इम्यूनिटी लो किस चीज़ से होती है? बेजा दवाएं खाने से। ठीक है, बेजा दवाएं नहीं खानी है। किसी ने भी हाइड्रोक्विनोन या अवरमेक्टिन या कोई भी खारिश की गोली, पेन किलर इस वक्त बेजा नहीं खानी। ख़ास तौर पे ब्रूफिन की गोली का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, और अगर आपके घरों में बच्चे हैं तो उन्हें भी ब्रूफिन के शरबत वगैरह नहीं देने बुखार की सूरत में, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स जो होते हैं उनमें जो टेम्परेचर में है उसमें ब्रूफिन थोड़ा वर्स रिजल्ट्स दे रहा है। तो बेजा दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना, और बेजा दवाओं के इस्तेमाल की वजह से भी लोगों को स्किन पर रैशेस डेवलप हो रहे हैं। ठीक है जी। इसके अलावा एक नॉन स्पेसिफिक किस्म का डर्मेटाइटिस डेवलप हो रहा है बार बार हाथ धोने से। ठीक है जी, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि बार बार आप हाथों को धोएं। ठीक है, बार बार आप सैनिटाइज़र का यूज़ करें। तो कुछ लोगों को एलर्जी होती है। ठीक है, मतलब एक्जिमा के पेशेंट्स होते हैं, अगर वो न्यूट्रल पीएच का सोप यूज़ नहीं करते, कोई भी टाइप का वो साबुन लगा लेते हैं, कोई भी टाइप की वो चीज़ यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो उनको रैश पड़ना शुरू हो जाता है। उनके हाथ ड्राई होने शुरू हो जाते हैं, हाथों पे खारिश होना शुरू हो जाती है, हाथों पे दाने बढ़ने शुरू हो जाते हैं, हाथ अकड़ जाते हैं दूसरे लफ्ज़ों में। हाँ, तो ये चीज़ का थोड़ा ख्याल रखना है कि अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कोई मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करते जाएं साथ के साथ। अच्छा, इसके अलावा मैं खुद आपको रिकमेंड करूँगी, मैं आती जा रही हूँ आगे बातों में, लेकिन कुछ चीज़ें बीच में इंटरमिगल होती हैं तो वो थोड़ा आदमी को करना पड़ता है। रबड़ ग्लव्स का इस्तेमाल, ठीक है जी, रबड़ ग्लव्स का इस्तेमाल आपने करना है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, रबड़ ग्लव्स के साथ भी आप बार बार सैनिटाइज़र यूज़ करें अगर किसी वर्किंग जगह पे, ख़ास तौर पे अगर आप ग्रॉसरी करने गए। ठीक है जी, तो ग्रॉसरी करने गए, आप दस्ताने पहन के गए, तो आप कोशिश करके अपने साथ सैनिटाइज़र रखें अपने पर्स में। ठीक है, और उससे बार बार आप अपने ग्लव्स वाले हाथों पे भी सैनिटाइज़र लगाते जाएं, ताकि आपका जिस जिस सरफेस पर हाथ लगा है वो वहाँ पर से दस्ताने ने भी कोई वायरस अटैच ना किया हो। सही है जी। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, कई लोगों को क्या होता है कि रबड़ के दस्तानों से भी एलर्जी होती है, उनको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होना शुरू हो जाता है। अब इस सीज़न में आम दस्ताने नहीं मिल रहे तो लेटेक्स फ्री दस्ताने कहाँ से आएंगे? तो उसके लिए आप प्लास्टिक के ग्लव्स पहने, और प्लास्टिक के ग्लव्स एक दफ़ा पहन के, जैसे ग्रॉसरी के लिए आप जा रहे हैं, एक दफ़ा प्लास्टिक का ग्लव पहने और ऊपर से फिर आप रबड़ ग्लव पहन लें, तो आपको डबल प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी, प्लस आपका जो रबड़ है वो प्लास्टिक के थ्रू आपकी चमड़ी के साथ अटैच भी नहीं करेगा और आपको डर्मेटाइटिस नहीं कराएगा। ठीक है जी। तो इन चीज़ों का आपने थोड़ा ख्याल रखना है। इसके अलावा जो लीजन्स डेवलप हो रहे हैं वो हो रहे हैं कि हम जो मास्क पहन के जा रहे हैं, ठीक है जी, जो हम मास्क पहन के जा रहे हैं, अब मास्क भी मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, तो जो मास्क हम पहन के जा रहे हैं या जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो मास्क मुंह पे लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी उनको वहाँ पर प्रेशर अल्सर्स डेवलप हो रहे हैं। ठीक है जी, प्रेशर अल्सर्स उनको भी डेवलप हो रहे हैं, और जैसे हम लोग हैं
हम लोग भी क्योंकि आदी तो नहीं है मास्कों के, तो N95 जिन लोगों को मास्क मिल गए हैं वो ग्रॉसरी के लिए या कहीं जाते हैं तो उनको भी फेस पे प्रेशर मास्क पड़ते हैं। ख़ास तौर पे बड़ी उम्र के लोग, डायबिटिक पेशेंट और जो ऐसे लोग हैं जिनकी स्किन बड़ी थिन होती है, तो उनको मास्क पहनने से पहले कोई ना कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम, सूदिंग क्रीम चेहरे पे लगा लेनी चाहिए, ताकि वो जो मास्क इस कदर प्रेशर डालता है स्किन पे वो उनके नहीं डाले और वो प्रोटेक्टेड रहे उनकी स्किन। ठीक है जी। तो प्रेशर अल्सर्स भी मास्क से डेवलप हो सकते हैं और आप उसको प्रोटेक्शन के लिए के अंडरनीथ कोई ना कोई सूदिंग क्रीम, कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा के रखें और उसके बाद आप अपना मास्क पहनें। और इल फिटिंग मास्क ना हो, जो मास्क आपका प्रॉपरली फेस के हिसाब से है, साइज़ के हिसाब से है, उसको यूज़ करें। इल फिटिंग मास्क या ज़्यादा टाइट मास्क आपके फेस पे प्रॉब्लम्स कराएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि जो लीजन्स मैंने जैसे पहले आपको कहा कि स्किन में डेवलप हो रहे हैं, उनमें एक क्योंकि कोरोना वायरस किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, ठीक है, बेसिकली कोरोना वायरस जो है वो आपके साइनसेस में जाके और आपके एल्वियोलाई जो लंग्स में होते हैं वहाँ पे जाके सारा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कराता है। तो वो क्या कराता है कि जब हेमोग्लोबिन हमारी वेसल्स में जो चल रही है वो जब पहुंचती है लंग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज पे, तो वहाँ वो हीम और ग्लोबिन को तोड़ देता है। ठीक है जी। तो जो ग्लोबिन वाला पोर्शन होता है जिसका काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज कराना, वो काम नहीं करा सकता। ठीक है। तो हमारा सेल्स जो हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन कैच नहीं कर सकते और इंटरनल सिस्टम में जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको एक्सपेल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग बॉडी में होना शुरू हो जाती है पेशेंट की, और वो प्रॉब्लम कराती है जिसकी वजह से साइनोसिस या नीले रंग के निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं। जो हीम पोर्शन है आयरन ओवरलोड करता है जब बॉडी में, तो वो आयरन ओवरलोडिंग की वजह से मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स एक्टिव होते हैं और फिर वो वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कराते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, जिनमें से एक प्रॉब्लम ये भी है कि थ्रम्बो एम्बोलिज्म डेवलप होता है और पेशेंट जो कोरोना के होते हैं वो अक्सर करके थ्रम्बो एम्बोलिज्म की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से या स्ट्रोक की वजह से इनमें उनकी डेथ होने शुरू हो जाती है। और ये जो मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट की इन्फ्लेमेशन डेवलप होती है वो इन द टर्न नमूनिया भी कराती है। ठीक है जी। तो इस सब चीज़ की वजह से आपने अपने फेस पे जो मास्क यूज़ करना है उसको प्रॉपरली वो करना है और प्रॉपरली साइज़ के हिसाब से करना है। और यही मैकेनिज़्म सेम स्किन के लीजन्स में भी प्रॉब्लम करता है कि वो वेसल्स की वेस्कुलाइटिस कराता है, इन्फ्लेमेशन कराता है, जिसकी वजह से प्रॉपरली ब्लड सप्लाई जो है स्किन के पोर्शंस को नहीं मिलता, जिसकी वजह से चिलब्लेन्स एक प्रॉब्लम होता है जिसमें हाथों की उंगलियों की टिप और पैरों की उंगलियों की टिप ये सारी की सारी ब्लूइश होना शुरू हो जाती हैं, वहाँ पे अल्सर शुरू हो जाते हैं, वो साइनोस्ड हो जाती हैं। ठीक है। फेस पे साइनोसिस होनी शुरू हो जाती है, हेमाटोमा डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, लाल रंग के निशान जो है जिस्म में मुख्तलिफ़ जगहों पे बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि स्किन में पेशेंट के आपके प्रेजेंट करेगी और आपने ख़ास करके बहुत ज़्यादा नज़र रखनी है अपने इर्द गिर्द में, अपने रिश्तेदारों में, कि किसी को भी अगर इस किस्म के लीजन्स डेवलप हो रहे हैं कि जिसमें साइनोसिस हो रही हो, उनके हाथों और पैरों पे जो है नेक्रोसिस होना शुरू हो गई है या चिलब्लेंस होना शुरू हो गई है, या उनकी स्किन पे जो है हेमाटोमा लाइक लीजन्स डेवलप होने शुरू हो गए हैं, या फ्रिक्शन वाले लीजन्स शुरू हो गए हैं। ठीक है। फ्रिक्शन वाले लीजन्स ज़्यादातर जो हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं उन लोगों को ही डेवलप होते हैं, आम लोगों को फ्रिक्शन वाले लीजन्स डेवलप नहीं होते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि अब हमको जब ये स्किन के लीजन्स डेवलप हो जाएंगे या कुछ भी हो जाता है तो आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, आपने अपना कोरोना का टेस्ट कराना है। और उससे पहले जैसे अभी हम सब लोग घरों में बैठे हुए हैं लॉकडाउन में, तो हम लोगों ने इस चीज़ को किस तरह से अवॉइड करना है कि हम लोगों को कोई भी इस तरह की चीज़ ना लगे। तो पहले तो ये है कि आपने नहीं निकलना, स्टे एट होम, जिस तरह आप बैठे हुए इसी तरह आप लोग रहें और फालतू एक्टिविटीज़ को कम ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है।
दूसरा ये है कि लोग कहते हैं कि इम्यूनिटी को हम अपने किस तरह से बेहतर करें कि हमें इस चीज़ तरह की चीज़ें ना हों, क्योंकि जिन लोगों की इम्यूनिटी बेहतर है उनको कोरोना इफ़ेक्ट नहीं करता है। तो प्रॉपर रेस्ट, और इस वक्त आप देखें कि जब हम सब लोग घरों पे बैठे हुए हैं तो हम सब की नींदों के टाइम डिस्टर्ब हुए हैं। तो टाइम जो नींद का है उसको प्रॉपर रखना है। आप प्रॉपर नींद करें, सुबह को जल्दी उठें, रात को सोएं, प्रॉपर नींद करें, प्रॉपर रेस्ट करें, एक्सरसाइज करें, एटलीस्ट हाफ एन आवर से लेके 1 घंटे तक मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइजेस करें ताकि आपकी जो जिस्म है वो एक्टिव रहे, स्ट्रेस डाउन रहे, एंजाइटी ना हो, क्योंकि जब एंजाइटी भी होती है तो भी इम्यूनिटी आपकी लो होना शुरू हो जाती है। वार्म एंड हॉट लिक्विड्स का इस्तेमाल करें, जैसे आपकी ग्रीन टी है, आपके दूसरी मुख्तलिफ़ किस्म की चाय आप इस्तेमाल करते हैं, कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं, गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, ठंडे मशरूबात से परहेज़ करें। ठीक है जी। इसके अलावा जो है आप विटामिन डी का प्रॉपर अगर लेते हैं कोई सप्लीमेंट तो वो लें, अगर नहीं लेते तो एटलीस्ट 10 to 20 मिनट्स 10 बजे से पहले वाली धूप खाएं या 4 बजे के बाद वाली धूप खाएं। तो विटामिन डी जो है नॉर्मल होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी अंडर डेवलप्ड कंट्री है, इसमें हमारे में बहुत सारे लोगों के विटामिन डी लेवल्स बहुत कम है। तो अगर कोई सप्लीमेंट लेते हैं विटामिन डी के तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं लेते तो दूध का इस्तेमाल करें और 10 बजे से पहले वाली और 4 बजे के बाद वाली धूप ज़रूर खाएं। जिंक का इस्तेमाल करें, ठीक है जी। जिंक मुख्तलिफ़ किस्म के मल्टीविटामिन्स में होता है, जिंक का इस्तेमाल करें। अगर वो नहीं तो आप हर एक वेजिटेबल्स जो हैं उनका इस्तेमाल बढ़ाएं। विटामिन ए, विटामिन सी, इन चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ाएं ताकि ये सारे आपकी इम्यूनिटी को बेहतर होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसके अलावा जो है आपने क्या करना है कि डाइट का जो प्लान बनाना है, ठीक है, उसमें आपने प्रोटीन्स को ज़्यादा रखना है और प्रोटीन ज़्यादा रखें। देसी घी हुआ, मक्खन हुआ, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें, लस्सी का इस्तेमाल करें। कार्बोहाइड्रेट, मीठी चीज़ें, मीठे केक, इन चीज़ों का इस्तेमाल थोड़ा कम रखें। ज़्यादा मीठे फ्रूट, इनका इस्तेमाल कम रखें। प्रोटीन ज़्यादा लें, चिकन ज़्यादा लें, मटन ज़्यादा लें, ठीक है, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल बढ़ाएं। ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा लें। और ये वैसे तो गर्ल्स का है ग्रुप, लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं शादीशुदा हैं, उन अपने शौहरों को, अपने फादर को, अपने भाइयों को ये बात समझाएं कि स्मोकिंग का इस्तेमाल कम करें वो, और जो है जो भी ड्रिंक्स वगैरह वो लेते हैं उनको भी थोड़ा लिमिटेड करें। ठंडी ड्रिंक्स नहीं लेनी है, गर्म ड्रिंक्स की तरफ ज़्यादा जाएं। स्मोकिंग ख़ास तौर पे स्मोकिंग को बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि स्मोकिंग जो है बहुत बुरे तरीके से इम्यूनिटी को लो करती है, और ख़ास तौर पे इसमें कहा गया है कि आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है। अब कौन कौन से ऐसे जो हैं प्रिकॉशंस हैं जो कि हमने बहुत ज़्यादा लेने। कुछ दिनों पहले मुझे एक बच्ची ने मैसेज किया कि हम क्या एसी चला के सो सकते हैं इस मौसम में। बिल्कुल एसी चला के सो सकते हैं, लेकिन आप अपने एसी के जो विंग्स हैं, एसी के अंदर जो जालियां हैं, उनकी प्रॉपर सफाई रखें, प्रॉपर घर की सफाई रखें, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट से अपने घर को साफ़ करें। ऑफिसेस इस वक्त सबके बंद हैं, लेकिन जब खुलेंगे तो अपने ऑफिसेस की, अपनी गाड़ियों की, इन सब चीज़ों की डिसइंफेक्टेंट से प्रॉपरली सफाई करें। दूसरा ये कि एक बहुत कॉमन मसला है औरतों में कि औरतें ज्वेलरी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हैं। बहुत सारी ख़वातीन हैं जो ग्लासेस पहनती हैं, तो जो ग्लासेस पहनती हैं उनको चाहिए कि डेली अपने ग्लासेस भी 3 से 4 दफ़ा वॉश करें साबुन से या किसी हैंड वॉश से, लिक्विड वॉश से, ताकि उनका ग्लासेस भी साफ़ रहें। उनके बालों की जो क्लिप लगाती हैं उसको भी वॉश करें। अगर कोई जो है ज्वेलरी पहन रहे हैं तो वो अपने ज्वेलरी को, अपने ईयरिंग्स को, अपनी नोज़ पिन को, अंगूठियों को, इन सब को भी प्रॉपरली वॉश करके यूज़ करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कोरोना में मेन मेरा ये था कि आपको मैं बताऊं कि स्किन में कौन कौन से लीशंस आ रहे हैं और उसके लिए आप थोड़ा एहतियात से काम करें। अच्छा, अब जब हम घर में बैठे हुए हैं तो बहुत सारे जो है चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि जो कि हम सफ़र कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के आईब्रोज़ बड़े हो रहे हैं। अब वो मतलब वो एक्सपीरियंस तो नहीं है आईब्रोज़ बनाने के,
तो वो अपने हिसाब से अगर उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई कट लग रहा है, ठीक है जी। अगर किसी के अपर लिप बढ़ रहे हैं, क्योंकि सब लोगों ने तो लेज़र करा के अपने बाल नहीं ख़त्म किए हुए, तो उसके अगर वो अपर लिप की वैक्स वगैरह कर रहे हैं घर पे ही कोई केमिकल बना के या चीनियाँ बना के और उसमें से वैक्स बना के, तो उसकी वजह से भी उनको ओपन वुंड, ओपन अल्सर बन रहे हैं, ज़ख़म बन रहे हैं, ठीक है जी। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, इन चीज़ों का थोड़ा केयरफुली आप ख्याल से करें। बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो इस वक्त स्किन का घर बैठे हुए बच्चों में आ रहा है वो एक्नी है, ठीक है जी। एक्नी क्योंकि वैसे भी स्ट्रेस की वजह से एग्रावेट होती है, ठीक है, और स्ट्रेस से एग्रावेट होती है, और एक ख़ास किस्म की एक्नी होती है जिसको हम एक्सकोरिएटेड एक्नी कहते हैं, एक्सफोलिएटिव एक्नी कहते हैं। वो जान के बनती ही उस ज़माने में है कि जब आप बार बार दानों को नोचते हैं। अगर हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम किसी पोर्शन को ऐसा ऐसा करके ख़ारिश करते रहते हैं और उस ख़ारिश की वजह से लोकलाइज्ड वहाँ पर दाने बनने शुरू हो जाते हैं। या कई लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके इस मौसम में बाल ज़्यादा गिर रहे हैं, तो वो भी स्ट्रेस की वजह से बालों में उंगलियां घुमाना और ये सारी चीज़ें करना, उसकी वजह से भी उनके बाल गिरने का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मतलब ख्याल रखना है अपना, कि आपने कोई भी इस तरह की फ़ालतू चीज़ें चेहरे पे नहीं लगा लेनी है जिनकी आपको नॉलेज नहीं हो। अगर आपको हेयर डाई करना नहीं आता है ख़ुद से तो दूसरे से कराएं, और अगर आपको कोई वैक्स करनी भी ख़ुद से नहीं आती तो किसी से पूछ के इस तरह का मटेरियल लगाएं कि आपका फेस बर्न ना हो जाए, उस पर अल्सर ना हो। अगर दाने हैं तो उन्हें ना नोचें। आपकी जो भी स्किन के कंसल्टेंट के साथ ट्रीटमेंट चल रही हैं उनके ज़रूर व्हाट्सअप नंबर्स होंगे, उनसे पूछ के अपनी मेडिसिन को कंटिन्यू रखें, क्योंकि अक्सर हम स्किन के इलाज को बीच में छोड़ते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रही थी कि इम्यून बूस्टर के हिसाब से जिन लोगों ने ग्लूटाथाइन के इंजेक्शन लगवाए हुए होते हैं या जो ओरल ग्लूटाथाइन खा रहे होते हैं, उनको बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है कि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हुई हुई होती है, उनकी इम्यूनिटी बेहतर हुई हुई होती है। तो उन लोगों में कोरोना होने के चांसेस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे लोगों के, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी काफ़ी हद तक बेहतर होती है। यहाँ पे एक खातून ने सवाल पूछा है कि प्रेगनेंसी में डाइट प्लान क्या होना चाहिए। तो प्रेगनेंसी में भी यही डाइट प्लान होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो ज़माना बड़ा एडवांस हो गया। लोग चाहते हैं हमारा वज़न भी नहीं बढ़े लेकिन हमारा बच्चा भी हेल्दी रहे, हम खुद भी हेल्दी रहें, और बाद में हमारी जो है पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशंस भी कम हों, हेमोग्लोबिन भी बेहतर रहे। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी आपने प्रोटीन का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में भी ज़्यादा रखना है। आपने विटामिन जो हैं फैट सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल, उनका इस्तेमाल ज़्यादा रखना है। जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, उनका ज़्यादा इस्तेमाल रखना है, जो कि आपके ड्राई फ्रूट्स में हैं, आपकी फ़िश में हैं, आपके देसी घी में हैं। इनका इस्तेमाल आप रखें। विटामिन डी आपने मेंटेन करके रखनी है तो दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करें। आपने बी कॉम्प्लेक्स भी रखने हैं साथ में, तो आप एक्सटर्नल मल्टीविटामिन के बजाय आप खाने पीने की चीज़ों में ग्रीन वेजिटेबल्स की तरफ जाएं, अंडों की तरफ जाएं, ठीक है, फ्रूट्स की तरफ जाएं तो आपको मिलेंगी। विटामिन सी, लेमन का इस्तेमाल बढ़ाएं। तो जो चीज़ें आपने प्रेगनेंसी में भी ख्याल रखनी है वो भी यही है कि प्रोटीन का ज़्यादा इंटेक करें आप, कार्बोहाइड्रेट कम लें, और मल्टीविटामिन जितने भी हैं उनको यूज़ करके रखें, बढ़ा के रखें। ये सारी चीज़ें हैं। लड़कियां जो फार्मूला लगाती हैं, अब ये है कि जो फार्मूला है उसमें कई लोग होते हैं जो कि फार्मूले इस तरह के लगाते हैं, जैसे आर्ची हो गया, बेटनोवेट हो गया, डर्मोवेट हो गया, उनको मिक्स करके उसके बड़े वर्स इफ़ेक्ट्स हैं। जहर है वो आपकी स्किन के लिए। आपके चेहरे पे बालों को बढ़ाएगा, आपके चेहरे पे दानों को बढ़ाएगा, आपके चेहरे पे जो है छाइयाँ, जैसे ही आप उसे छोड़ेंगे वो छाइयाँ कराना शुरू कर देगा। तो इस तरह के फार्मूलों का इस्तेमाल नहीं करें। हाँ, अगर आपको कोजिक एसिड की क्रीम्स मिलती हैं, ग्लाइकोलिक एसिड की क्रीम्स मिलते हैं, तो उनका आप भले चेहरे पे मसाज रखें, उनको चेहरे पे इस्तेमाल करें, लेकिन विटामिन सी के क्रीम हैं उनका भले आप इस्तेमाल रखें, लेकिन उनको भी आपने रात के टाइम में लगाना है, और सुबह को सूरज निकलने से पहले आपने चेहरे को वॉश करना है। सुबह का नाश्ता बनाने से पहले आपने चेहरे को वॉश करना है। चूल्हे का कोई भी काम आपने जो है कोजिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड या सिट्रिक एसिड लगा के नहीं करना है। ये रात के टाइम पे आपने करने हैं। लेकिन फार्मूला क्रीम दूसरी जिसमें बेटनोवेट या आर्चियाँ आप इस्तेमाल करते हैं, ऐसी कोई चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी है,
ठीक है, इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और कई ये नाहिद हैं, पूछ रही हैं आप कैसी हैं। आई एम फाइन। सेंसिटिव स्किन के लिए कि उनकी स्किन बड़ी ड्राई है, उनकी स्किन उनको गर्माइश महसूस होती है, आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखें। ठीक है, इस वक्त अगर आपके पास कोई मॉइस्चराइज़र नहीं है, आप कैस्टर ऑयल आपके पास जो भी हो उसका 1 ड्रॉप आप फॉरहेड पे, 1 ड्रॉप ऑन चीक, 1 ड्रॉप ऑन अदर चीक, उसकी हल्की मसाज करें। आपकी स्किन बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएगी, उसकी सेंसिटिविटी भी कम होगी, उसकी ड्राइनेस भी कम होगी। अगर इस वक्त आप घर पे हैं और आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो देसी घी जिसके पास हो वो देसी घी के चेहरे पे मसाज कर सकता है, आलमंड बादाम की चेहरे पे मसाज कर सकता है। और जब मार्केट खुलेंगी तो फिर तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप अपनी सेंसिटिव स्किन को ड्राइनेस ख़त्म करने के लिए और उसकी रिंकल्स ख़त्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मैंने पहले कहा कि कोजिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है, विटामिन सी के क्रीम्स हैं। सन ब्लॉक आप इस्तेमाल में रखें, उससे सन एक्सपोजर जो है आपका कम रहता है तो ट्रॉमा कम आता है। ग्लूटाथाइन के सोप हैं, ग्लूटाथाइन के क्रीम्स हैं, उनका इस्तेमाल रखें। और इसके अलावा जो है हाइड्रा फेशियल्स हैं, डिफरेंट किस्म के केमिकल पील्स हैं, रिजुविनेटिंग लेज़र्स हैं जो हम करते हैं रिजुविनेशन के लिए स्किन की, और मीज़ोथेरेपीज़ हैं जो कि रिजुविनेट करने के लिए, स्किन की ड्राइनेस कम करने के लिए, स्किन की रिंकल्स कम करने के लिए, स्किन को हेल्दी करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और पीआरपी हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, वो आप अपने कंसल्टेंट से जब डिस्कस करेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे कि आपकी स्किन के हिसाब से क्या चीज़ सेंसिटिव है। अच्छा, कई कई वो कह रही हैं कि कई लोग, हम कोई भी चीज़ लगाते हैं पिंपल्स हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक एज होती है जिस वक्त यंग होता है इंसान तो उसकी सेबेशियस ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं, और सेबेशियस ग्लैंड्स अंडर द एंड्रोजेंस जो हार्मोन होते हैं हमारे, उनके इन्फ्लुएंस में ज़्यादा एक्टिविटी दिखाते हैं, ज़्यादा ऑयलीनेस चेहरे पे निकालते हैं। तो उस ज़माने में अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी स्किन के हिसाब से सूटेबल नहीं है तो वो आपके पिंपल्स कराने शुरू कर देगी। जैसे कि अगर आप यंग हैं और आपको पिंपल्स हो रहे हैं तो अगर आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लेंगी या ऐसी कोई क्रीम लगाना शुरू कर देंगी कि जिसकी बेस किसी ऑयल पे, किसी ऑइंटमेंट पे, किसी पैराफिन पे, ठीक है, बनी हुई है, तो वो चीज़ आपको पिंपल कराएगी। इसलिए हमेशा जिनको एक्नी हो या जिनको पिंपल्स हों या जिनको ये प्रॉब्लम हो कि वैसे नॉर्मल स्किन होती है लेकिन उनको दाने बनने शुरू हो जाते हैं, तो वो नॉन कॉमेडोजेनिक चीज़ें यूज़ करें। वो नॉन कॉमेडोजेनिक फेस वॉश लें, वो नॉन कॉमेडोजेनिक मेकअप ख़रीदें, वो नॉन कॉमेडोजेनिक क्रीम्स लगाएं, वो जो भी चीज़ स्क्रब मास्क जो भी लगाते हैं वो नॉन कॉमेडोजेनिक यूज़ कराएं, तो उससे फिर उनको दाने नहीं होते। तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। सेंसिटिव स्किन के लिए फ़ेस वॉश ज़्यादा अच्छा है, ये साबुन हर किसी की अपनी वो राय होती है, लेकिन मैं पसंद करती हूँ सोप को, ठीक है। और उसमें भी ग्लूटाथाइन के सोप जो हैं मेरे फेवरेट हैं, कि जो है वो स्किन को सेंसिटिविटी को कंट्रोल करते हैं और स्किन को ड्राई भी नहीं होने देते, और स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन होता है, ग्लो होता है, उसको काफ़ी हद तक बेहतर करते हैं। फार्मूला क्रीम्स या कोई भी क्रीमें अगर आप लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो होता है उसका आहिस्ता आहिस्ता आपके स्किन का रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कोई भी ब्यूटी क्रीम या कोई भी मेडिसन बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए, कि उनके फिर साइड इफ़ेक्ट्स मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, तो वो नहीं करनी चाहिए। 51 ईयर्स की ये खातून है, तो 51 ईयर्स के खातून आजकल 31 साल की हो सकती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें बेस्ट बोटॉक्स है, वेरी गुड, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं होता। मेरे ख़ुद के बोटॉक्स हुए हैं। तो बोटॉक्स से आपकी स्किन के रिंकल्स ख़त्म हो जाते हैं, फिलर से आपके जो भी लाफ लाइन्स हैं, आपके जो होंठ एज के साथ सिकुड़ने शुरू होते हैं, सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो उम्र के बारे में अब सोचना छोड़ दें, बल्कि जो 18 साल के हैं वो तो 18 साल के हैं, लेकिन बाकी सब हम सब भी 18 साल के ही हैं, समझें। एक खातून है, उनका कहना है, मिसेस दाऊद पोता है, उनका कहना है कि उनका वेट लॉस नहीं हो रहा।
और विटामिन डी और कैल्शियम की भी इनको कमी रहती है। तो हमारा अंडर डेवलप्ड कंट्री है, यहाँ पे तकरीबन 70% ख़वातीन का विटामिन डी और कैल्शियम कम है। तो इसके लिए बेहतरीन ये होता है कि आप दूध प्रॉपर पिएं, आप 10 बजे से पहले वाली धूप खाएं, आप शाम को 5 बजे से 4 से 5 बजे के दरमियान वाली धूप खाएं। और वेट लॉस के लिए जैसे मैंने पहले कहा कि आप प्रोटीन डाइट लें, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करें, एक्स्ट्रा शुगर को अवॉइड करें, विटामिन सी का इस्तेमाल बढ़ाएं, बी कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल बढ़ाएं, एक्सरसाइज करें प्रॉपर। अगर ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो घर में सीढ़ियाँ चढ़ें, नमाज़ पढ़ें खड़े होके, और ये सारी चीज़ें भी, वॉक करें, ये सारी चीज़ें भी अगर आपको इफ़ेक्ट नहीं करती तो बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनमें फ़ैट कम की जा सकती है। जैसे लाइपोलाइटिक मीज़ोथेरेपी होती है, उसमें आपके फ़ैट काफ़ी हद तक कम हो जाता है। कूल स्कल्पटिंग है जिसमें आपकी फ़ैट को फ्रीज़ कर दिया जाता है। ये सारे प्रोसीजर्स मैं यहाँ करती हूँ अपनी क्लिनिक पे। तो कूल स्कल्पटिंग से हम बॉडी के फ़ैट को फ्रीज़ कर देते हैं, या कई लोग वेट कम करने के बाद उनकी स्किन लटक जाती है तो उसको हाइफू के ज़रिए टाइटनिंग करके भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल होती हैं। तो ये सब है। बाकी जो है मैंने आपको पहले भी बताया कि फ़ेसबुक पे मेरी आईडी मैसेंजर पे है उज़्मा राजड़ के नाम से, और मेरा पेज है बेनज़ीर स्किन एंड लेज़र क्लिनिक बाय उज़्मा राजड़। तो आप दोनों में कहीं भी मुझे मैसेज करके अपनी क्वेरीज़ का पता कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है मेरा मोबाइल नंबर है 0300 8374 117। उस पर भी आप मुझे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं कि क्या क्या मसले मसाइल हैं, तो उनको मैं वहीं के वहीं आपको आंसर देती जाऊंगी। यहाँ पे मैं एक क्विक रिव्यू कर लेती हूँ कि किसके क्या क्या क्वेश्चंस हैं। एक्नी प्रॉब्लम है नाजिया का। एक्नी के लिए मैंने पहले भी आपको बताया कि आप सल्फ़र सैलिसिलिक एसिड का सोप इस्तेमाल करें या फेस वॉश इस्तेमाल करें। फ्रीक्वेंट वॉशिंग बेहतरीन तरीक़ेकार है एक्नी ख़त्म करने का। बार बार चेहरे को वॉश करें तो उससे आपका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो आउट हो जाता है और एक्नी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। फिर भी अगर आपकी एक्नी ठीक नहीं होती तो क्लिंडामाइसिन के लोशन आते हैं, उनकी चेहरे पे मालिश करें। फिर भी ठीक नहीं होती तो फिर आप बेंजाइल पेरोक्साइड की जेल और क्रीम आते हैं, उनको आप जहाँ जहाँ दाने उधर खाली टच करना है। और फिर भी ठीक नहीं होते तो फिर सिस्टमिक मेडिसिन की तरफ जाना होता है। लेकिन फिर आपके एरिया में जो भी कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट है उसको आप दिखाएं तो आपका मसला काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। हम मुख्तलिफ गज़ाला हफ़ीज़ कुरैशी का सवाल है कि शी इज़ इन कराची। जानी मैं हैदराबाद में प्रैक्टिस करती हूँ, कराची में मैं नहीं हूँ। तो कराची में आपके बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आप उनसे कंसल्ट कर लें। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो कराची से हैदराबाद आते हैं मेरे पास ट्रीटमेंट कराने। अगर आप आएंगी तो जो भी है प्रॉब्लम आपका उसको ट्रीट कर लेंगे। सनिया नूर ने सवाल किया है कि मैं कहाँ से हूँ। मैं डॉक्टर उज़्मा राजड़ हूँ। शुरू में मैंने आपको बताया कि मैं चेयरपर्सन और हेड ऑफ़ डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट हूँ इसरा यूनिवर्सिटी हैदराबाद में। एसोसिएट प्रोफेसर हूँ मैं डर्मेटोलॉजी की। एज अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन में प्रैक्टिस करती हूँ। शाम को मेरी 4 से 9 प्राइवेट प्रैक्टिस है बेनज़ीर स्किन एंड लेज़र क्लिनिक बाय उज़्मा राजड़ के नाम से। फ़िलहाल लॉकडाउन में सारी चीज़ें बंद हैं, तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे या मैसेंजर पे व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकती हैं। हम सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। किरण खान को मैंने प्रेग्नेंट फ़ीमेल की डाइट का बता दिया है। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अच्छा, एक बच्ची मरियम ज़ीशान है जिन्होंने कहा है कि उनको स्किन इशू हो जाता है विद पीरियड्स। तो बेटा, जब भी पीरियड होते हैं प्री मेंस्ट्रुअल एक्नी का फ्लेयर होता है। और प्री मेंस्ट्रुअल एक्नी का फ्लेयर इसलिए होता है कि जो एंड्रोजेंस होते हैं वो सेबेशियस ग्लैंड्स को एक्टिव करते हैं, जिसकी वजह से दाने बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो
ये नॉर्मल फिनोमिना है, इसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि आप फ्रीक्वेंटली वॉश करें अपने चेहरे को, लोशन क्लिंडामाइसिन के लोशन को प्रॉपरली यूज़ करें तो आपके काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं दाने, और ये प्री मेंस्ट्रुअल फ्लेयर अप होता है। मोबाइल नंबर ये पूछ रहे हैं, मैं दोबारा बता देती हूँ, 030083741117। बेटा ये समरीन हैदरी हैं, इनको फंगल इन्फेक्शन है। बेटा फंगल इन्फेक्शन का जो ट्रीटमेंट आप यूज़ कर रही हैं इसको कंटिन्यू करें, ठीक है। और जो शेयर किया आपने ये ट्रीटमेंट ठीक है, इसी को कंटिन्यू करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने शेयर की हैं। अगेन आपने जो मैंने आपसे शेयर किए कि कोरोना वायरस की वजह से स्किन में क्या लीशंस आते हैं, उनके बारे में बहुत होशियार रहना है, उन पे नज़र रखनी है और अपना प्रॉपर ख्याल रखना है। और अगर किसी को कोई भी स्किन इश्यूज़ हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकती हैं। हाँ, ये जूली ने बिल्कुल, दाऊद पोता ने सही नंबर लिखा है। तो जिसको अगर कोई मसला है आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल नहीं कीजिएगा, मैसेज करके आप मेरे से पूछ लीजिएगा, फिर मैं उसी हिसाब से जैसे टाइम होगा आपको आंसर फ़ौरन के फ़ौरन कर दूँगी। वॉइस मैसेज भले कर दीजिएगा, लेकिन कॉल जो है मेरे लिए अटेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फ़रदा जुनेजो ने जो क्रीम लिखी है, वेरी गुड मेडिसन, बहुत अच्छी क्रीम है। आप इस क्रीम को भले कंटिन्यू यूज़ करें, इससे काफ़ी हद तक कॉम्प्लेक्शन में भी बेहतरी आती है और रिंकल्स में भी बेहतरी आती है। ऑयली स्कैल्प के लिए बेटा ये है कि आप अपने स्कैल्प को डेली वॉश करें, जो भी शैम्पू आपके पास अवेलेबल है, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा अगर ऑयली है तो आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं, फ़र्ज़ करें 5 ml अगर शैम्पू है, एक चाय के चम्मच बराबर, तो उसमें 2-3 ड्रॉप्स आपके विनीगर के यूज़ करके करेंगे तो जो एक्स्ट्रा ऑयली स्कैल्प होती है उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी की जा सकती है। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल में काफ़ी सारा टाइम मैंने आपका लिया है और काफ़ी सारी चीज़ें भी शेयर कर ली हैं। इंशाल्लाह फिर सून दोबारा ऑनलाइन आएंगे और फिर सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मीनवाइल जो भी प्रॉब्लम्स हो आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।